ओके बच्चे चैप्टर देखिए जल्दी से आप, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कैसे पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम फोर्स क्या होता है हमारा। देखो फोर्स को ऐसे डिफाइन करेंगे। तो फोर्स तुम्हें पता है ना, फोर्स क्या होता है, इट इज अ पुल और पुश। क्या होता है ये, इट इज अ पुल और पुश। ये पुल और पुश होता है, पुल और पुश को फोर्स कहते हैं। विच कैन आइदर चेंज, जो या तो चेंज करे, विच कैन आइदर चेंज। फोर्स इज ए पुल और पुश विच कैन आइदर चेंज, विच कैन आइदर चेंज और ट्राई टू चेंज, ट्राई टू चेंज the state of a body, the state of a body, the state of a body is called force, is called force। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, फोर्स। एंड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होती है बच्चों, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, किस में नापते हैं, न्यूटन में। एंड फोर्स क्या होता है, पुल और पुश। पुल और पुश मतलब किसको खींचना और ऐसे ऐसे, ठीक है, पुश करना या पुल करना। और पुल में एल आ रहा है ना, एल से पकड़ लो। या पुल करने में लो फोर्स लगता है, पुल करने में क्या लगता है, लो फोर्स। और यहाँ पे एच आ रहा है, तो एच माने हाई फोर्स, एच माने क्या होता है, हाई फोर्स। तो पुश करने में फोर्स ज्यादा लगता है, पुल करने में फोर्स कम लगता है। तो पुल इज इजियर देन पुश। पुल क्या होता है, इजियर होता है किससे, पुश। तो क्या होता है फोर्स। तो फोर्स क्या है, पुल और पुश, जो या तो चेंज करे किसी बॉडी की स्टेट को या या ट्राई करे चेंज करने का, या चेंज करे या चेंज करने का ट्राई करे, तो उसे फोर्स कहते हैं। एंड एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। तो व्हाट अ फोर्स कैन डू, देखो समझो एक फोर्स क्या क्या कर सकता है। व्हाट अ फोर्स कैन डू, एक फोर्स होता है ना, इट कैन ब्रिंग अ बॉडी इनटू मोशन, इट कैन ब्रिंग अ बॉडी, ये किसी बॉडी को किस में ला सकता है, मोशन में, फ्रॉम रेस्ट। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये उसे मोशन में ला सकता है, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो, ये हमारा फर्स्ट हो गया, इट कैन ऑल्सो स्टॉप, ये कैन, इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ये क्या कर सकता है, उसे स्टॉप कर सकता है। क्या कर सकता है, उसे स्टॉप। तो ये स्टॉप कर सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी जो कि मोशन में है उसे रेस्ट में ला सकता है। किस में ला सकता है, उसे रेस्ट में, ठीक है। और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ये फोर्स का एसआई यूनिट दैट इज न्यूटन, दैट इज न्यूटन। तो फोर्स को किसमें नापते हैं हम, न्यूटन में। किसमें नापते हैं ये, इट कैन ब्रिंग अ बॉडी इनटू मोशन फ्रॉम रेस्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आल्सो, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये कोई डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये काम है, फोर्स कर सकता है। फोर्स होता है पुल और पुश, यूनिट होती है न्यूटन। पुल इजियर होता है, पुश क्या होता है, पुश मुश्किल होता है, ठीक है। तो किसी धक्का, धक्का मतलब ऐसे धक्का लगाना और ऐसे खिंचाव, उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। धक्का अथवा खिंचाव को बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स। समझ आ गया। तो ये सब काम हमारे फोर्स कर सकता है। डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स, एक बॉडी जो रेस्ट में है उसे मूव करवा सकता है, एक बॉडी जो मूव कर रही है उसे रेस्ट में ला सकता है, चलती हुई किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। अब थोड़ा समझना फोर्स के बारे में। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने ना 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया इसके ऊपर, 4 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया एंड 4 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया। तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे बच्चों, तो इन्हें कहते हैं बैलेंस फोर्स। कौन से फोर्स होते हैं ये बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी मोशन नहीं होता है, तो ये बैलेंस फोर्स है। लेकिन अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, ऐसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इस पे 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया और 8 न्यूटन का ऐसे लगा दिया, 8 न्यूटन का ऐसे लगा दिया, तो ये 4 न्यूटन से इस तरफ चला जाएगा, इस तरह का ज्यादा है तो इधर 4 न्यूटन से इसका मोशन इस तरफ होगा। तो ये अनबैलेंस फोर्स है। कौन से फोर्स है ये कौन से फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कौन से फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स। तो ये बच्चों अनबैलेंस फोर्स है। कौन से फोर्स है ये, अनबैलेंस। तो कौन से फोर्स मोशन करवाते हैं, अनबैलेंस। तो फोर्स दो तरीके होगा ना, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। वैसे आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि फोर्स को लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। एक कौन सा फोर्स होता है हमारा, कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स लगाने का 2 तरीके होते हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सा फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स हो गया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एक क्या हो गया हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। और एक बुयांट फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया, बुयांट फोर्स। तो ये भी कैसा फोर्स हो गया,
ये भी हमारा कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो मस्कुलर फोर्स हमारा कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, और बयान फोर्स कौन सा फोर्स है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। एक होते हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स, कौन से फोर्स होते हैं हमारे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं हमारे, बताएंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स में। नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जो कि मोशन नहीं करा सकता। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स, ये कौन सा हो गया, अनबैलेंस फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स जो मोशन करवाता है, ठीक है। बैलेंस अगर दोनों तरफ से फोर्स बराबर है तो बैलेंस फोर्स है, एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम है तो अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। तो फोर्स को किस में नापते हैं हम, न्यूटन में। एंड फोर्स लगाने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। कौन कौन से फोर्स, एक कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स कौन सा हमारा, मस्कुलर फोर्स है। एक हमारा कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। और एक कौन सा हमारा, बुयान फोर्स है। बुयान फोर्स समझते हो, जब किसी चीज को हम पानी में डुबाते हैं तो पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा देता है, उससे क्या कहते हैं, वो कांटेक्ट होगा तभी तो लगेगा, तो बुयान फोर्स होता है। फोर्स ऑफ बुयांसी जिसे अपथ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे, अपथ्रस्ट। क्या कहते हैं जिसे हम, अपथ्रस्ट कहते हैं। तो इफ आई आस्क यू फोर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर फोर्स ऑफ पुल और पुश। क्या है वो, तो जो which can either change or try to change the state of a body is called force and the SI unit is Newton. SI unit is Newton. तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, एक स्टॉप कर सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को। मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप। एंड फोर्स लगाने कितने तरीके, दो तरीके, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। वैसे बैलेंस फोर्स भी होते हैं, अनबैलेंस फोर्स भी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना फोर्स के बारे में याद रखो, ठीक है। फोर्स के बारे में इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स बता रहा था मैं आपको। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होता है ना हमारे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है वो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये कौन से फोर्स होते हैं हमारे, नॉन कांटेक्ट। कौन से होते हैं हमारे, तो सबसे वीकेस्ट फोर्स ये होता है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सिर्फ मास पे लगता है, इस पर लगता है मास पे। तो ये वीकेस्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है, दैट इज वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। पता ना किस पे लगता है, न्यूक्लियॉन्स पे। किस पे लगता है ये, तो जैसे एटम है ना, तो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, उन पे लगता है, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट। कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट। तो तुम्हारी नॉलेज के लिए थे, वैसे इन पे तो कमी आएगा क्वेश्चन। फिर याद रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था, ये मास पे लगता है। किस पे लगता है ये किस पे लगता है, चार्ज पे। ये किस पे लगता है हमारा, चार्ज पे। और ये न्यूक्लियॉन्स पे, ये किस पे लगता है, न्यूक्लियॉन्स पे। किस पे लगता है ये, न्यूक्लियॉन्स। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल। और सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए चैप्टर में वापस आते हैं, फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन पे। किस पे आते हैं बच्चों, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले मैं आपको इनर्शिया बता देता हूं। क्या बताऊं आपको, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु में गुण होता है कि वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहती। हर वस्तु ये चाहती है कि वो जैसी है वैसी रहे, तो उसे इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इनर्शिया। हम भी तो ये चाहते हैं कि अगर हम सो रहे हैं तो सोते रहे, खेल रहे तो खेलते रहे, तो हमें भी ये गुण होता है इनर्शिया का, ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब हर वस्तु के मौजूद एक ऐसा गुण कि वस्तु अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, और कोई अगर उसकी स्टेट में बदलाव लाता भी है तो वस्तु उसका विरोध भी करती है। क्या करती है, उसका विरोध। तो उसे इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इनर्शिया। तो इनर्शिया को बोलेंगे इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, इट इज द इनहेरेंट का मतलब है उसमें होता है मौजूद एक गुण। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। बॉडी के अंदर मौजूद एक ऐसा गुण, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस गुण के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस गुण के कारण इट रेजिस्ट, माने विरोध करना, इट रेजिस्ट द चेंज, इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, इन इट्स स्टेट, ठीक है। वो मतलब रेजिस्ट, रेजिस्ट माने क्या होता है, विरोध करना। रेजिस्ट माने क्या होता है, विरोध करना। वो विरोध करती है, किसका विरोध करती है, अपने स्टेट में चेंज का। अपने स्टेट में मतलब अगर वो मूव कर रही है तो मूव करते रहना चाहती है, रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, तो इसे इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इनर्शिया। जैसे सुनो, एक साइकिल है, साइकिल अगर चलती है तो पत्थर को देख के वो रुकती नहीं है, वो चलती जाती है, ठीक है। सॉरी, साइकिल पत्थर को देख के रुक जाती है, और जिसका मास मान लो ट्रक है, ट्रक का मास ज्यादा है, तो ट्रक पत्थर को देख के रुकता नहीं है, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। साइकिल है, उसका मास कम है,
साइकिल का मास कम है तो उसने पत्थर को देखा रुक गई, बड़ा पत्थर है उसको देख के रुक गई, लेकिन ट्रक का मास ज्यादा है तो वो पहले भी चल रहा था अब भी चल रहा है। तो किसने अपने इनर्शिया के नियम को फॉलो किया? ट्रक ने, क्योंकि इनर्शिया कहता है कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो चलते रहना चाहिए। तो ट्रक और साइकिल में इनर्शिया ट्रक का ज्यादा है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के इनर्शिया को हम उसके मास से मेजर करते हैं। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। ठीक है बच्चों, तो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो किसी बॉडी के इनर्शिया को हम किससे नापते हैं बच्चों? मास से नापते हैं। किससे नापते हैं हम? मास से। अब ध्यान रखना, वो क्वेश्चन देगा, बोलेगा दो बॉडी है, एक का मास इतना, एक का मास इतना, तो किसका इनर्शिया ज्यादा है? जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा। मान लो ये एक बॉडी है ना, इसका मास है 20 किलो। कितना मास है इसका? 20 किलो। और इसका मास कितना है? 40 किलो। कितना मास है इसका? 40 किलो। ठीक है, तो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा है? बी का। तो इनर्शिया जो है वो बी का ज्यादा है और ए का कम है, ए का कम है इनर्शिया। तो किसी बॉडी के इनर्शिया को हम किससे नापते हैं? उसके मास से। किसी बॉडी के इनर्शिया को किससे नापते हैं हम? इसके मास से। तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ध्यान रखें, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास। इनर्शिया मतलब हर वस्तु में मौजूद एक ऐसा गुण कि वस्तु अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहती। ऐसी फर्स्ट लॉ भी है, लॉज ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ है हमारा। कौन सा लॉ है हमारा? फर्स्ट लॉ। तो लॉज ऑफ मोशन में हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं हम? फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ भी तो यही होता है, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट और इट इज मूविंग, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, और इट इज मूविंग, और इट इज मूविंग, और अगर वो मूव कर रही है, और इट इज मूविंग, ठीक है, देन क्या करेगा? इट विल कीप इट कंडीशन, इट विल कीप इट्स कंडीशन, तो वो अपनी कंडीशन को ऐसे रखेगी। इट विल कीप इट्स कंडीशन एज इट इज, एज इट इज until acted upon, until माने जब तक, until acted upon by some external imbalanced force, some external unbalanced force। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और मूव कर रही है, तो रेस्ट कर, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, मूव करे, तो लॉ ऑफ इनर्शिया वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। लॉ ऑफ इनर्शिया जैसा ही तो है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में और मूव कर रही है ना, तो वो अपनी कंडीशन को ऐसी रखेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। यानी कहीं ना कहीं हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है लॉ में, कहीं ना कहीं किसकी डेफिनेशन देता है? फोर्स की। यानी ये बता रहा है मुझे कि फोर्स क्या कर सकता है। तो फोर्स एक चलती हुई वस्तु को रोक सकता है और एक रुकी हुई वस्तु को चला सकता है। ये क्या है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे, यानी फोर्स उसे चला सकता है। और कोई बॉडी मूव कर रही तो मूव करती रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स लगाएगा उसे रोके ना, यानी फोर्स रोक सकता है। तो एक्चुअली डेफिनेशन किसकी देता है हमें? ये फोर्स की। व्हाट अ फोर्स कैन डू, ये लॉ हमें बताता है। तो फर्स्ट लॉ गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इट गिव अस, ये हमें क्या देता है? इट गिव अस द डेफिनेशन, इट गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो कौन सा लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है बच्चों? फर्स्ट लॉ। तो इट गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो कौन सा लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है बच्चों? फर्स्ट लॉ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। तो हमारा आंसर है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और इनर्शिया, जिस वस्तु का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। तो किसी वस्तु के इनर्शिया को उसके मास से मेजर करते हैं। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास। कर लेंगे? चलो नोट कीजिए, नोट करो बच्चों। देखो बच्चों, वंस अगेन देखिए मोमेंटम। क्या देखिए? मोमेंटम। मोमेंटम को थोड़ा सा अच्छा पकड़िए क्योंकि मोमेंटम पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको बहुत सारे। मोमेंटम कैसे डिफाइन किया था मैंने मोमेंट को? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये किसका प्रोडक्ट होता है बच्चों? मास और वेलोसिटी का। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास सिंपल सा डेफिनेशन है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, है ना? कैसी क्वांटिटी होती है? बोलो, ई वेक्टर। या दूसरी भाषा में इसके डेफिनेशन को लिख सकता हूं मैं, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन। ये क्या है? ये एक अमाउंट ऑफ मोशन है कंटेन इन द बॉडी, कंटेन्ड इन द बॉडी। तो किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन होता है,
तो वो क्या होता है उसका मोमेंटम, क्या होता है उसका, तो मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम एक वेक्टर है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर। ये चीजें ध्यान रखिए कि मोमेंटम एक वेक्टर है, तीर का निशान मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया क्या। अच्छा कभी कभार आपसे रिलेशन पूछ बैठता है, क्या पूछता है आपसे, रिलेशन, वो पूछते हैं रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इन दोनों में रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम, इनमें रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है, मोमेंटम, इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। कभी कभार रिलेशन पूछते हैं आपसे, तो कैसे रिलेशन माने और दोनों में फॉर्मूला क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे ना एम से मल्टीप्लाई कर दो, इधर एम से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम नीचे ले लो, क्या लो नीचे, तो ये क्या हो गया हमारी काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। अभी क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, अरे भाई चुप हो जा, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास 2m, और ये क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ना, तो ये इधर पहुंच गया, तो ये क्या हो गया 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये हो गया एम वी का होल स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर दैट इज 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया पी स्क्वायर, सो दैट इज 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंटम, ये मोमेंटम हो गया ना, अब यहां से स्क्वायर हटा के इस पे रूट डाल दो, सो 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी पे अंडर रूट, तो ये आ गया रिलेशन, क्या आ गया ये रिलेशन, किस में, काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में। तो कैसे रिलेशन है, क्या फॉर्मूला हुआ, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर मोमेंटम, बराबर मोमेंटम। सो दे कैन आस्क दिस रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। अब यहां से आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करो, किसको डिफाइन करो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताया था मैंने, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बताया था मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बताया था मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, rate of change of momentum of a body is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the applied force, to the applied force, applied force, यानी मोमेंटम का चेंज किस पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स पे। बताया ना, अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसके बाद से मोमेंटम होता है ना, और अगर मैंने ब्रेक मार दिया, फोर्स तगड़ा लगा दिया, तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, यानी फोर्स के हिसाब से मोमेंटम का चेंज होना डिपेंड करेगा, ठीक है। कितना फास्ट हम फोर्स लगाते हैं उस हिसाब से क्या चेंज होगा, मोमेंटम क्या चेंज होगा उस हिसाब से। तो कैसे कर रहे हैं, आप बोलो कि कोई बॉडी है सर, इस बॉडी का मास m है और इसकी वेलोसिटी u है, तो इसके पास जो मोमेंटम है ना शुरुआत में, इसका मोमेंटम m इंटू यू है, m इंटू यू। अब आपने क्या करा, इस मास पर एक फोर्स लगाया है ना, अब इसकी वेलोसिटी v हो गई, क्या हो गई v, तो अब इसका मोमेंटम कितना हो गया mv, कितना हो गया mv, पहले कितना था mu, पहले कितना था mu। अब चेंज इन मोमेंटम निकालो, क्या निकालो, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज कैसे निकालेंगे हम, बोलो, मोमेंटम का चेंज कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1 करके, यानी बाद वाले में से पहले वाला माइनस करके। अब यहां से m कॉमन कर देंगे तो v माइनस u, ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, क्या हो गया, चेंज इन। अब क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या निकालेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट का मतलब क्या होता है, इसे किससे डिवाइड करना है, t से, ठीक है, किससे डिवाइड करना है, t से, v माइनस u बाई t, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब है कि एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होगा, एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे, mv माइनस u बाई t। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ लिखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। अब इस निशान को हटा के k ले लो, क्या ले लो, k। तो F बराबर कितना आ गया, k m v माइनस u बाई t, और ये क्या होता है a, ये क्या होता है हमारा a, k इंटू m इंटू a, एंड k को हटा के k को 1 कर दो, k को क्या कर दो 1। तो फॉर्मूला क्या आ गया, m a बराबर किसका फॉर्मूला आ गया, फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, F बराबर m a, F बराबर m a, क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों फोर्स का, F बराबर m a, F बराबर m a, ये किसका फॉर्मूला आ गया, फोर्स का। सब में आ गया। तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी मोमेंटम का जो बदलाव है, जो चेंज है, वो किस पर डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स पे। नॉर्मल सा तरीका समझ में आ गया, कोई गाड़ी चल रही होती है, उसके पास एक मोमेंटम होता है, अगर मुझे उसे रोकना है तो उसके मोमेंटम को जीरो करना है तो मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि मोमेंटम का चेंज ज्यादा हो जाए, ठीक है।
तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैंने बताया था रियल लॉ, फंडामेंटल लॉ। क्या बताया था मैंने इसको? हाँ, क्यों? क्योंकि इस लॉ से हम कौन से लॉ पे आ सकते हैं? फर्स्ट से थर्ड पे, फर्स्ट से और थर्ड। देखो फर्स्ट लॉ पे कैसे आएंगे? ड्राइव फर्स्ट लॉ, ड्राइव फर्स्ट लॉ बाय यूजिंग सेकंड लॉ। आ सकता है ये बाय यूजिंग सेकंड लॉ। बाय यूजिंग कौन सा लॉ बच्चों? सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ पे आइए, 3 लाइन आ जाएंगे। चलो पहले लिखो F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। ये सेकंड लॉ से हो गया। कौन सा लॉ से हो गया? सेकंड लॉ से। अब लिखो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर फोर्स जीरो है, फोर्स क्या है? जीरो। ये इफ में डालो कि अगर हमारा फोर्स जीरो है तो यहाँ पे जीरो कर दो, तो जीरो बराबर एम इंटू ए, जीरो बराबर एम इंटू ए। अगर कोई चीज जीरो होती है ना तो इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो ये जीरो है, मास कभी जीरो होता नहीं है, मास कभी जीरो, इसका मतलब ए जीरो होगा। क्या जीरो होगा? ए। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन पे आओ, v बराबर u प्लस एटी। तो यहां से v लिखो, u लिखो, 0t लिख दो, तो बराबर v बराबर किसके आ गया? u के। v बराबर किसके आ गया? u के। तो यही तो फर्स्ट लॉ है हमारा कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। मतलब जिस वेलोसिटी से वो पहले चल रही है अभी भी वो उसी वेलोसिटी से चल रही होगी, क्योंकि फोर्स तो लगेगा ना। तो ये था फर्स्ट लॉ कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो जो वेलोसिटी से वो पहले चल रही है अभी भी वो उसी वेलोसिटी से चल रही है, तो फोर्स तो लगेगा ना। तो ये हो गया, ये प्रूव हो गया फर्स्ट लॉ। क्या हो गया? तो ऐसे आपको फर्स्ट लॉ प्रूव कर देना। बस इसके ऊपर लिख देना F बराबर एम ए। हमने कहां से यूज किया? ये कहां से यूज किया हमने? बाय यूजिंग सेकंड लॉ, बाय यूजिंग सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ से हमने क्या यूज कर लिया? F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। तो यहां से है ना F बराबर एम ए से अगर तुम ध्यान दोगे ना, जैसे F बराबर एम ए, F बराबर एम इंटू ए, तो यहां से मास हो गया केजी और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से फोर्स का नया यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका यूनिट आ गया? फोर्स का। तो याद रखिए सारे यूनिट्स के बारे में। जैसे टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, एंड मास का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड फोर्स का न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों यूनिट्स याद रखिए, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीनों लॉ समझ में आ गया आपको। फर्स्ट लॉ भी समझ में आ गया। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स ना लगे। सेकंड लॉ क्या होता है? मोमेंटम का चेंज किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स पे, अप्लाइड। थर्ड लॉ क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यहां से डिफाइन करते हैं हमने 1 न्यूटन को भी। इसको हां, तो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। कर लोगे? श्योर हो? चलो नोट करो। ओके बच्चों सुनिए, देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए जरा। कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? देखिए बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कैसे डिफाइन करना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को? थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन ऐसे करना है हमें, फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। देयर इज एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ मतलब सिखाते हैं थर्ड लॉ आपको ऐसे कि दीवार पे बॉल फेंको तो दीवार उल्टा फेंक देती है। तो हर एक्शन के लिए रिएक्शन होता है। हर एक्शन के लिए क्या होता है? रिएक्शन। अगर जैसे दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही है, देखो ऐसे, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी ऐसे है, ये आपस में कांटेक्ट में आ गई है, तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी तो बी पे फोर्स लगेगा। किस पे फोर्स लगेगा? बी पे। और कौन लगाएगा? ए लगाएगा। कौन लगाएगा? ए। तो इसे कैसे बोलेंगे हम? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी फोर्स किस पे लग रहा है? बी पर। लगा कौन रहा है? ए। तो इसे बोलेंगे कैसे? फोर्स ऑन बी। क्या बोलेंगे हम इसे? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ड्यू टू ए की वजह से बी पे फोर्स। फिर बी भी तो ए पे फोर्स लगाएगा ऐसे, तो इसे कैसे बोलेंगे हम? ए पे लगेगा, बी लगाएगा, लगाने वाला पीछे होगा ना। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये कैसे बोलेंगे हम? फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। कभी कभार तो यही पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या। तो इसका मतलब क्या? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ड्यू टू। इसका मतलब क्या? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ड्यू टू बी। मतलब इस पे ये लगा रहा है फोर्स पीछे से। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे बच्चों? ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्या होंगे दोनों फोर्स? ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे, और अपोजिट भी होंगे। अपोजिट मींस माइनस का मतलब, माइनस का मतलब अपोजिट होंगे। माइनस का मतलब क्या होगा? अपोजिट। तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। मैं जैसे ये 4 न्यूटन का इस तरफ लगाएगा तो ये 4 न्यूटन का इस तरफ लगाएगा, लेकिन होंगे ये इक्वली 4 न्यूटन। इक्वल समझ लो, जैसे ये भी 4 है, ये भी 4 है, पर ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है। ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि मतलब फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है पर नेचर में अपोजिट है। नेचर में क्या है? अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है। तो ये कौन सा लॉ है हमारा? थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या होता है? हर एक्शन के लिए क्या होता है? रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। ओके बच्चों, वहां से ना जो हमने सेकंड लॉ निकाला था ना, यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था F बराबर एम ए। क्या आया था हमारे पास? F बराबर एम ए। सेकंड लॉ से कौन सा आया था? F बराबर एम ए।
है ना। अच्छा, यहां से क्वेश्चन मेरे पास आता है डिफाइन 1 न्यूटन। क्या क्वेश्चन आता है? डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? डिफाइन 1 न्यूटन। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? डिफाइन 1 न्यूटन। देखो, अगर मुझे इसको 1 न्यूटन को बोलना है ना, तो इन दोनों को 1 1 बोल दूं कि फोर्स 1 न्यूटन तब होगा जब वो 1 किलो की वस्तु पे लगेगा और उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो फोर्स को हम बोलेंगे, फोर्स 1 न्यूटन तक होगा। फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, व्हेन इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। कितना? when it produces an acceleration of 1 meter per second square, of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg, in a body of mass 1 kg। अगर कोई फोर्स है वो 1 किलो की वस्तु में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर, जैसे मैंने कोई 1 किलो की वस्तु पे फोर्स लगाया और उसमें कितना एक्सेलरेशन आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलो की होनी चाहिए वो, और एक्सेलरेशन भी 1 ही होना चाहिए। तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन हो गया। फोर्स क्या हो गया उस पे? 1 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिफाइन 1 न्यूटन। यहां से एक और चीज याद रखिए कि जो हमारा सेकंड लॉ होता है ना, तो सेकंड लॉ इज रियल लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है हमारा? रियल लॉ होता है। सेकंड लॉ इज रियल लॉ और फंडामेंटल लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है हमारा? रियल लॉ होता है। और कौन सा लॉ होता है हमारे? फंडामेंटल लॉ। सेकंड लॉ कौन सा लॉ होता है हमारा? तो कौन से लॉ को हमने रियल लॉ बोला है? सेकंड लॉ को। लेकिन फंडामेंटल लॉ और रियल लॉ एक ही बात है। वो बोला वाई, ये हमने इसको ऐसे क्यों बोला? अगर मैंने पूछे वाई कि भैया इसको क्यों बोला हमने ऐसे, बिकॉज वी कैन ड्राइव, हम ड्राइव कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। वी कैन ड्राइव बोथ द लॉज। अभी हम फर्स्ट लॉ में निकालेंगे बोथ द लॉज। वी कैन ड्राइव बोथ द लॉज बाय यूजिंग सेकंड लॉ, तो हम सेकंड लॉ से, बाय यूजिंग सेकंड लॉ, तो हम सेकंड लॉ से दोनों लॉ निकालेंगे। दैट इज कौन कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ हम कौन से लॉ से निकालेंगे? सेकंड लॉ से। तो सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हैं, थर्ड लॉ भी निकाल सकते हैं, सेकंड से हम दोनों पे पहुंच सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड पे। तो फिर सेकंड को क्या बोला गया? रियल लॉ, फंडामेंटल लॉ। रियल लॉ, फंडामेंटल लॉ, ठीक है। तो विच लॉ गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? क्या आंसर है? फर्स्ट लॉ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है? विच लॉ गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? विच लॉ गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? तो कौन सा लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है? तो आंसर है फर्स्ट लॉ। आंसर कौन सा है? फर्स्ट लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा तो वो बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। इसका मतलब फोर्स क्या कर सकता है? रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। कर लोगे ये सब? श्योर हो? चलो नोट करो एक बार। ओके बच्चे, क्वेश्चन देखो वाला, एक कांस्टेंट फोर्स है, वो एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, उसका मास है 5 kg। तो पहले इस वाले क्वेश्चन में ना हम आप जो गिवन सॉल्यूशंस कर रहे हैं यहाँ पे, पहले गिवन लिख लो कि इसमें मास है 5 kg, मास हमारे इसके अंदर 5 kg है, और ड्यूरेशन मतलब टी की वैल्यू इसके अंदर 2 सेकंड है। टी की वैल्यू 2 सेकंड है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 5 kg है उस पे एक फोर्स 2 सेकंड के लिए लग रहा है, जिससे उसकी वेलोसिटी 3 से 7 हो रही है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? ये 3 है, 3 से 7 हो रही है, तो ये u से v होता है वेलोसिटी। तो u की वैल्यू इसमें 3 सेकंड है, तो u की वैल्यू है 3 और v की वैल्यू है इसके अंदर 7 मीटर पर सेकंड। ये u और v की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पर, तो उस फोर्स का वैल्यू निकालना है, और फोर्स का वैल्यू निकालना है इसके अंदर। तो पहले a निकाल लो आप। a का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस u बाई 2। तो v की वैल्यू कितनी होगी? 7, और ये हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया हमारे पास 2, तो हो गया 4, और ये हो गया 2, तो हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास a हो गया। अब हमें निकालना फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला m into a होता है। तो मास है 5 एंड फोर्स है 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 न्यूटन, तो ये फोर्स आ गया 10 न्यूटन इस क्वेश्चन में। फिर बोल रहे हैं कि अगर मैं इस फोर्स को 5 सेकंड के लिए लगाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो बच्चों अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो t है ये हमें 5 सेकंड दे रखा है। नाउ t की वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेकंड, हमसे पूछिए फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी होती है v का फॉर्मूला u प्लस at, तो u की वैल्यू 3 और प्लस a की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 5, सो ये 3 प्लस के 10, तो 10 प्लस के 3 13 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास होगी v की वैल्यू, दैट इज वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड। तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। ये बस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.2 है। क्वेश्चन कह रहा है किस पे फोर्स ज्यादा लगेगा? एक 2 किलो का मास है और वो इस एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे पहले मास लिख लो, जैसे ये एक 2 किलो का मास है, ये आपका एक 2 किलो का मास है, ये 2 किलो का मास है, इसे m1 बोल दो कि ये हमारे पास m1 की वैल्यू है 2 किलो, ठीक है। और उसका एक्सेलरेशन देखो यूनिट से बता दो, 5 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन है। सो a1 की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? a1 की वैल्यू है 5,
तो ये A1 की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इससे फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया F1, तो F1 का फॉर्मूला हो गया m1 इंटू A1, तो ये बच्चों के 2 इंटू में 5, तो 2 इंटू में 5 हो जाएगा 10, यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास m, ठीक है। अब हमारे पास कोई 4 किलो का मास है, उसका एक्सेलरेशन है इतना। ये कोई मास हमारे पास 4 kg का, ये कोई मास हमारे पास 4 kg का, तो m2 मास की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है 4 kg, और A2 की वैल्यू कितनी है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की वैल्यू है A2, ये हमारे पास कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें निकालना है F2। तो F2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2 इंटू में A2, यानी 4 इंटू में 2, तो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया F। तो कौन सा फोर्स बड़ा है बच्चों, F1 फोर्स हमारा F2 से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर आ गया, विच फोर्स इज ग्रेटर, F। तो देखो फोर्स, देखो सिंपल सी बात है कि ये जो kg है ना, ये मास है और ये एक्सेलरेशन है, तो यहां से फोर्स आ जाएगा, फिर ये मास है और ये एक्सेलरेशन है, यहां से फोर्स आ जाएगा, फिर दोनों में देखना कौन सा फोर्स बड़ा कौन सा फोर्स छोटा। ये 8.2 का सॉल्यूशन देखो। अब देखो 8.3 क्वेश्चन कैसे करना है मुझे, 8.3 का ही बड़ा क्वेश्चन। एक मोटर कार इस स्पीड से चल रही है, इस वेलोसिटी से, और 4 सेकंड लेती है स्टॉप होने में। तो ये सारा डेटा, स्टॉप का मतलब होता है v0, ये v है और ये t है और ये 3u है। तो पहले सब कुछ लिख लो कि t इस क्वेश्चन के अंदर 4 सेकंड है बच्चों, t की वैल्यू 4 सेकंड है इसके अंदर, और जो u की वैल्यू है ना वो 108 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 108 को 5/18 से गुणा करके इसको इससे काट के ये 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये u की वैल्यू, और ये u की वैल्यू है। स्टॉप का मतलब आप समझते हो कि गाड़ी चल रही थी फिर वो रुक गई, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स, और वो जो 1000 kg उसका मास दे रखा है उस मोटर कार का, तो वो जो मोटर कार है ना उसका मास क्या दे रखा है आपको, 1000 kg। तो मोटर कार का मास इतना है, और 4 सेकंड उसे स्टॉप करने में, एक मोटर कार है वो चल रही है तो उसको 4 सेकंड लगता है स्टॉप होने में, तो उसमें फोर्स लगाना है, कितना फोर्स लगा होगा। तो ये देखो, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसका टाइम है, और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है, v0 है, ये u है और वो t है और वो मास है। तो सबसे पहले a निकालेंगे, a का फॉर्मूला क्या हो गया, v माइनस u बाई t। तो बच्चों v की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, u की वैल्यू ये, और t की वैल्यू होगी 4, तो ये हो गया -30/4, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, m इंटू में a, तो मास कितना है हमारे पास बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास मास है 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, और ये हो जाएगा माइनस के 30/4, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 250, एंड 250 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो माइनस के 7500, ये हो जाएगा न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा उस गाड़ी को रोकने में। अच्छा, ये फोर्स माइनस का है, तो मतलब हमें रोकना है गाड़ी को, जब भी किसी गाड़ी को रोकेंगे तो उसका फोर्स माइनस में ही आएगा बच्चों। कर लेंगे कौन इस क्वेश्चन को। ओके, 8.4 क्वेश्चन देख लीजिए जरा। 8.4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका। 8.4 क्वेश्चन इधर कर लेते हैं छोटा सा। 8.4 क्वेश्चन क्या है, एक 5 न्यूटन का फोर्स है और एक मास को एक्सेलरेशन दे रहा है, एक मास m1 को इतना एक्सेलरेशन दे रहा है। तो पहले कर लो इस क्वेश्चन को। आप बोलो कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगता है ऐसे करके, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, और एक मास m1 को इतना एक्सेलरेशन देता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मास ही निकाल लो आप, लगाओ ये वाला फोर्स लगाओ, ये वाला मास लिखो, ये वाला एक्सेलरेशन लिखो। तो मास मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन 20 है, फोर्स है 5, तो m1 को इससे डिवाइड कर देंगे 5/20, तो ये हो जाएगा 1/4। 5/20 को डिवाइड करेंगे 1/4 आएगा बच्चों, दैट इज 1/4। तो 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 kg आ जाएगा, 0.25 kg। तो ये मास हो गया। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा हुआ है वैसे। एक फोर्स 5 न्यूटन का m1 मास को इतना एक्सेलरेशन देता है, एंड ये क्वेश्चन पूरा ऐसे बता रहा हूं आपको कि एक फोर्स है वो 5 न्यूटन का m1 मास को इतना एक्सेलरेशन देता है, और यही फोर्स जो होता है ना, ये बुक का एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन है, यही फोर्स होता है 5 न्यूटन का। ये 5 न्यूटन का फोर्स जो होता है ना, इस दूसरे मास को, m2 मास को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है। तो यहां से आप इस m2 मास को निकाल लो ऐसे। फोर्स अभी भी वही है f, तो f1 मत लिखना, यहाँ पे लिखना m2 a2, क्योंकि ये दोनों चीज चेंज हो गई है। तो m2 मुझे निकालना है, a2 मेरा 10 है, फोर्स अभी भी मेरा 5 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो m2 की वैल्यू 0.5 kg आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब बोल रहे दोनों मास को जोड़ दो, दोनों मास को जोड़ दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दोनों मास को जोड़ देंगे हम, तो एक मास हमारे पास है 0.25 और एक मास है 0.5, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 0.75 kg आ जाएगा, और फिर से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे F बराबर ma करके, ठीक है। फोर्स अभी भी वही है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। बच्चों एक फोर्स 5 न्यूटन का इस मास को इतना एक्सेलरेशन देता है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वही फोर्स है m2 मास को इतना एक्सेलरेशन देता है, तो ये मास हो गया m2 0.5, तो दोनों मास इतने हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम दोनों मास को जोड़ देंगे, दोनों मास को जोड़ के कितना आ गया 0.75 आ गया, तो कितना एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, फोर्स अभी भी 5 न्यूटन ही है।
अब इसको नीचे नहीं आएंगे, तो ये वैल्यू कितनी होगी 5 अपॉन में 0.75, और यहाँ पे हटा के ऊपर पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पॉइंट आके 2 जीरो नीचे लगा देंगे, ये 5 से इसको काटेंगे 5 दाम 50, इसको काटेंगे 5 से 15, ये आएगा, फिर 5 से काट लेंगे 5 दूनी 10, 5 से 15, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वाला, 5 न्यूटन का एक फोर्स m1 मास को इतना एक्सेलरेशन देता है ना, और m2 मास को, बच्चों ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है कि m2 मास को ये इतना एक्सेलरेशन देता है, m2 मास को ये फोर्स 5 न्यूटन का ही फोर्स है, तो 5 न्यूटन का फोर्स m2 मास को इतना एक्सेलरेशन देता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब दोनों मासेस को कनेक्ट कर देंगे तो नया एक्सेलरेशन क्या होगा, तो पहले है ना इस वाले फोर्स और इस वाले मास, इस वाले ए को यूज करके आप m1 निकाल लो, फिर इस वाले फोर्स इस वाले ए को निकाल के आप m2 निकाल लो, क्या निकाल लो m2, और फिर इन दोनों मासेस को कनेक्ट करके फिर से आप ए निकाल लो, फोर्स वही रखो 5 न्यूटन। तो हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए बच्चे नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। ओके नहीं कंटिन्यू रहने दो, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम 8.5 पे। चलिए देखिए 8.5 क्वेश्चन कैसा है। 8.5 क्वेश्चन है, यहां देखिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, एक बॉल का मास 20 ग्राम है और ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इस क्वेश्चन में हमें फोर्स निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे चेक करो, देखो ये टाइम का है लाइन, तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी 20 है और ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 है और ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसे आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी को हमेशा मीटर में रखते हैं। किसी भी चीज को आप एमकेएस यूनिट को फॉलो कीजिए, आप मास को मतलब डिस्टेंस को मीटर में और मास को किलोग्राम में यूज कीजिए, मास को किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर में, तो ये मीटर आ गया, ठीक है यूएन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा समय 10 सेकंड हो गया तो हमारी वेलोसिटी 0 पे टच हो रही है, तो t बराबर 10 सेकंड पे क्या हुआ कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 हो गई है, क्या हो गई है, सॉरी 0, ये 0 पे टच हुई है। t बराबर 10 सेकंड पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई है, क्या हो गया बच्चों 0, तो फाइनल वेलोसिटी इज योर 0 मीटर पर सेकंड। तो आप a निकाल लीजिए, तो a का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस u बाई टी, और v हमारे पास है 0 और u है 0.20 एंड t की वैल्यू है 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 0.20 अपॉन में 10, और f निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, f निकालने के लिए चाहिए m इंटू a, तो m में 20 ग्राम, मास को हमेशा kg में यूज करना है, तो ये kg बन गया 20 ग्राम का, किलोग्राम बन गया, और ये मेरा माइनस यहाँ आ गया, और ये मेरा कितना आ गया 0.20 और ये आ गया 10। अब इस पॉइंट को हटा के नीचे लगा देंगे 2 जीरो, इससे इसको कट कर देंगे, इसको इससे कट कर देंगे, 2 दूनी होता है 4, ये ना माइनस का 4, नीचे बचे 4 जीरो, 4 जीरो का मतलब है ऊपर से 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगाते हैं हाँ, और यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ न्यूटन लिख देंगे, तो ऐसे कवर आंसर। तो हम इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसा कर सकते हैं 0.004 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना है, तो ध्यान दीजिए ये t बराबर 0 पे वेलोसिटी 20 है, और जब t बराबर 10 सेकंड हुआ तो ये वेलोसिटी हमारी 0 पे टच कर रही है, तो t बराबर 10 पे वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है। t बराबर 0 पे 20 वेलोसिटी है एंड t बराबर 10 पे वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ये t बराबर 10 सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, यहां से हमने a निकाला एंड देन हमने f निकाल दिया, क्या निकाल दिया f। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे समाप्त होते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे एग्जांपल्स। ओके दोस्तों।